हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री सेमेस्टर 2। हमारा जो यूनिट 4 चैप्टर है नेचर ऑफ स्टेट स्टेट एंड इट्स अपैरेटस का आगे का टॉपिक दैट इज थॉमस क्रॉमवेल एंड किंग हेनरी 8। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने द न्यू मोनार्की को समझा था। न्यू मोनार्की मैंने आपको बताया था, न्यू मोनार्की में क्या है, एक यूरोप में एक नया युग आता है जिसमें जो रूलर्स थे वो चाहते थे कि सारी की सारी पावर उनके हाथों में हो। ठीक है, सारी की सारी पावर उनके हाथों में हो। तो न्यू मोनार्की से दो आइडियोलॉजीज निकल के आती है, एक सेंट्रलाइजेशन, दूसरा है एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, तो वो हमने समझा था। वो मैं आपको क्यों रिकैप करवा रही हूँ, क्यों रिकॉल करवा रही हूँ, बिकॉज थॉमस क्रॉमवेल एंड किंग हेनरी 8 में ये आपका जो न्यू मोनार्की है वो उससे रिलेट करता है। ठीक है, इस वजह से आपको न्यू मोनार्की पता होना ज़रूरी है। तो जो न्यू मोनार्की है ना वो आपको पता होगा तो आप समझ यहाँ पे अब बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले जो वीडियोस बनी है, आप जानते हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंदी है, इस वजह से पार्ट वाइज वीडियो बन रहा है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूट रहा। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया पार्ट 1 में, जैसे हमारी बुक में है ना सीरीज वाइज, वैसा मैंने सीरीज वाइज करके चला है। ठीक है, तो अभी हम थॉमस क्रॉमवेल में पहुँच गए हैं और मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थोड़े बहुत और टॉपिक्स हैं तो वो आज हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि वो आपको ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको याद भी करना है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज वो हर एक कॉन्सेप्ट से, हर एक टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, तो मतलब इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता है ना। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग है लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक ही रहेगा। तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, उसको ज़रूर याद करके जाना अपने एग्जाम के टाइम में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, लाइक आपको इंग्लिश हिंदी से चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब के वो भी अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर्स नोट्स, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। ओके, इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो दोस्तों प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो वो भी ज़रूर पूछना। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले तो अपना जो स्टेट वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट क्या होता है, पास्ट टाइम में स्टेट कैसे हुआ करते थे। तो हमारे सिलेबस में दो है, एक तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है कि स्टेट कैसे हुआ करते थे हमारे पास्ट टाइम में, और एक यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में है कि स्टेट कैसे हुआ करते थे हमारे पास्ट टाइम में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा और जियाउद्दीन बरहानी के फतवाए झांदरी के बारे में, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। फिर आते हैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे हमने ग्रीस एंड द रोमन वर्ल्ड पढ़ा, जिसमें हमने एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, एंड देन सॉक्रेट्स, सिसरो, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा न्यू मोनार्की। तो जो न्यू मोनार्की का कॉन्सेप्ट है वो हमारा थॉमस क्रॉमवेल एंड किंग हेनरी 8 से रिलेट करता है। ठीक है, तो वीडियोस ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक वीडियो देख के देन ये वाली वीडियो देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक ये वाला, थॉमस क्रॉमवेल एंड किंग हेनरी 8। ध्यान रखना ये राजा का नाम है, ये इंग्लैंड के राजा हैं। कौन? ये हेनरी 8। ठीक है, और ध्यान से आप जब लिखो इनका नाम तो ये जो रोमन नंबर में लिखा हुआ है 8, इसको लगाना मत भूल जाना, क्योंकि ये इनकी आइडेंटिटी है। क्योंकि इसके अलावा इससे पहले जो राजा थे उनका नाम हेनरी 7 था। ठीक है, हेनरी 7 इस तरीके से। फिर उसके पहले जो होंगे वो हेनरी 6 होंगे, तो वो अलग अलग राजा है और अलग अलग रोमन नंबर में दिए हुए। ठीक है, तो ये इनकी आइडेंटिटी है, इसको मत भूलना वरना मैम तुम्हें नंबर देना भूल जाएंगी। ठीक है, तो ये है हेनरी 8 हमारे इंग्लैंड के राजा। ठीक है, और थॉमस क्रॉमवेल इनके अंडर में काम करते थे। ठीक है, थॉमस क्रॉमवेल की पिक्चर भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। थॉमस क्रॉमवेल इनके अंडर में काम करते थे। अब देखो क्या होता है, जैसे आज के टाइम पीरियड में देश है बहुत सारे, उनमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो आपके सुप्रीम होते हैं। ठीक है, अब उनके अकेले के लिए पूरा देश संभालना, एडमिनिस्ट्रेट करना, गवर्न करना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। वो अकेले नहीं कर सकते इतने बड़े कंट्री को, है ना, संभाल सकते। तो उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में जब राजा होते थे तो राजा के लिए, एक अकेले राजा के लिए पूरा देश संभालना इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो उसके लिए क्या थे, अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे, अलग अलग लोग होते थे जिनसे ये सब करवाया जाता था, गवर्निंग करवाई जाती थी। ठीक है, तो वैसे ही थॉमस क्रॉमवेल भी हेनरी 8 के अंडर में काम करते थे। ठीक है, तो देखो थॉमस क्रॉमवेल joined the services of King Henry VIII as the Vicar General at a time when the king
वॉज येट टू ब्रिंग द मोनेस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड अंडर कंट्रोल। तो थॉमस क्रॉमवेल ने भी सर्विसेज ज्वाइन करी थी, किसकी? किंग हेनरी 8 की। और इनकी पोस्ट का नाम क्या था? वाइकर जनरल। दोस्तों अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको लगता है कुछ और होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, वाइकर जनरल, ठीक है। तो ये इनके पोस्ट का नाम है, ठीक है। थॉमस क्रॉमवेल जो है हेनरी 8 के अंडर में काम करते थे। थॉमस क्रॉमवेल ने कब ज्वाइन की थी सर्विसेज हेनरी 8 की? याद करो, वो टाइम पीरियड जब न्यू मोनार्की का सिस्टम आया था पूरे यूरोप में, है ना। तो देखो उस समय क्या था, जब न्यू मोनार्की आया था तो इससे सारे राजा जो थे वो चाहते थे कि सारी की सारी पावर उनके पास हो। तो उसके रास्ते में अगर राजा के कोई भी आता था, ठीक है, तो वो उसको क्या करेंगे? हटाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक वैसे ही देखो, थॉमस क्रॉमवेल ने हेनरी 8 के सर्विसेज को तब ज्वाइन किया था उस टाइम पीरियड में जब राजा क्या चाहता था, इंग्लैंड की जितनी भी मोनेस्ट्रीज है उनको अपने कंट्रोल में करना चाहता था, अपने अंडर में करना चाहता था, ठीक है। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? रिलीजियस बिल्डिंग। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, रिलीजियस बिल्डिंग्स, ठीक है। देखो अगर आप नोट्स का मुझसे पूछते हो ना, तो देखो मैं नोट्स नहीं बनाती कॉपी में, मैं क्या करती हूँ बुक में ही जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं और इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स के, ताकि आगे जाके मैं भूल ना जाऊँ, एग्जाम के टाइम पे देखने में आसानी हो, तो इसलिए मैं लिख के रख लेती हूँ मीनिंग्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसका आंसर होगा, सब लिख के रख लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो यही नोट्स की फॉर्म है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या करना, अगर आपको नोट्स बनाने तो इसी से आप बना सकते हो। तो देखो मोनेस्ट्रीज क्या होती है? मोनेस्ट्रीज आपकी रिलीजियस बिल्डिंग्स होती है। यानी अब इंग्लैंड में सोचो क्या होंगे रिलीजियस बिल्डिंग, इंग्लैंड में क्या होंगे? टेम्पल्स या मॉस्क्यूज तो नहीं होंगे, क्या होंगे वहाँ पे? चर्च होंगे, ठीक है। तो मोनेस्ट्रीज आपकी चर्च हुआ करती थी बड़ी बड़ी, जहाँ पे आपके नन, प्रीस्ट, बिशप ये सब रहते थे, ठीक है। पोप होते थे, तो वो सब रहते थे वहाँ पे, जो है रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, तो वो मोनेस्ट्रीज थी। अब वो जो मोनेस्ट्रीज थी ना वो बहुत पावरफुल हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अब जब इतनी पावरफुल थी तो राजा क्या चाहता था कि सारी की सारी पावर उसी के पास हो और किसी के पास ना हो, पावर बिल्कुल भी डिवाइड ना हो। तो इस वजह से क्या था, वो मोनेस्ट्रीज को इंग्लैंड की अपने अंडर में करना चाहता था, अपने पावर में करना चाहता था, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में थॉमस क्रॉमवेल ने किंग हेनरी 8 की सर्विसेज ज्वाइन की थी। अब जब उस टाइम पीरियड में ज्वाइन की, इसका मतलब ये था कि अब उन्हें इसी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉमवेल प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस रिस्पेक्ट। तो क्रॉमवेल ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो है काम किया इस काम में। कौन से काम में? यही मोनेस्ट्रीज का एंड करवाने में, ठीक है। और भी उन्होंने अलग अलग काम किए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रॉमवेल हैड अंडरटेकन ड्यूरिंग हेनरीज रूल में बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रॉमवेल ने की थी, निभाई थी हेनरी के रूल में, हेनरी के टाइम पीरियड में, वो सारी यहाँ पे दी गई है। वैसे तो और भी उन्होंने काम किए होंगे, यहाँ तो मैं 3 ही दिए हुए हैं, और भी किए होंगे, सिलेबस में जितना है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने निभाई थी थॉमस क्रॉमवेल ने, वो यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। और हाँ एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या तो 8 मार्क्स का आएगा या तो 4 मार्क्स का आएगा। अगर 8 मार्क्स का आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है? देखो आंसर आप अपनी बुक में से, अपनी गाइड में से भी लिख सकते हो, या आपके जो टीचर्स आपको लिखवाते हैं जैसा सूटेबल लगे। और अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हो, ये जो PDF बनाई है मैंने आपको आंसर्स बताए, तो वहाँ से भी लिख सकते हो जैसा सूटेबल लगे, ठीक है। अगर यहाँ से लिख रहे हो तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होके और फिर नेक्स्ट पेज में जहाँ पे मैं आपको टॉपिक पढ़ा के ख़त्म करूँगी तो वहाँ तक आपका पूरा आंसर होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें फॉल ऑफ क्रॉमवेल भी लिखना पड़ेगा? ये जो फॉल ऑफ क्रॉमवेल वाला टॉपिक है इसको करना है हमें। तो देखो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ ना तो आपको फॉल ऑफ क्रॉमवेल भी मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 मार्क्स का होता है ना तब आपको नहीं लिखना पड़ेगा फॉल ऑफ क्रॉमवेल, ठीक है। बस आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख के आ जाना कि उन्होंने क्या क्या क्रॉमवेल ने कॉन्ट्रीब्यूशन अपने किए, वो जो 3-4 पॉइंट्स होंगे वो लिख के आ जाना, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर का है, 4 पॉइंट बना के आ जाना, 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 8 मार्क्स का हुआ तो फॉल ऑफ क्रॉमवेल भी मेंशन करना, ठीक है। तो देखो भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने परफॉर्म की, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने क्या की, देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोनेस्ट्रीज। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है एंड, और मोनेस्ट्रीज मैंने आपको अभी बताया था रिलीजियस बिल्डिंग्स, ठीक है, लाइक चर्च। तो उन मोनेस्ट्रीज का उन्होंने क्या किया? एंड किया, उनकी पावर का एंड किया, ठीक है। देखो किंग हेनरी विद द हेल्प ऑफ थॉमस क्रॉमवेल सक्सीड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोनेस्ट्रीज। तो जो राजा थे वो थॉमस क्रॉमवेल की मदद से वो मोनेस्ट्रीज को उन्होंने क्या किया? एंड करवा दिया। जो सक्सीडेड मीन्स वो जीत गए, बोले तो उन्होंने अपना जो था उनका सपना कि भाई उन्हें मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रक्ट करना है, ख़त्म करना है, उसकी जो पावर उसको ख़त्म करना है, तो वो उसमें वो सक्सीड हो गए, उसको उसमें सफल हो गए, ठीक है। कौन? किंग हेनरी, ठीक है। अब यहाँ थॉमस क्रॉमवेल की मदद से
द मोनेस्ट्रीज वर द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पैपल पावर इन इंग्लैंड। अब देखो रीजन क्या है, मोनेस्ट्रीज का एंड क्यों करवाना है राजा को? तो राजा को मोनेस्ट्रीज का एंड इसलिए करवाना है बिकॉज वो सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पैपल पावर थी इंग्लैंड में। पैपल क्या होता है? देखो पैपल जो है, जो पावर होती है पोप की, उसे पैपल बोला जाता है। अब ये पोप कौन है तो आप जानते होंगे, क्रिश्चियन रिलीजन में, चर्च में जो सुप्रीम अथॉरिटी जिसकी होती है, हाईएस्ट पोजीशन में जो होता है, उसे पोप कहते हैं। ठीक है, पोप मीन्स फादर। ओके, फादर ये वो वाले फादर नहीं है पिताजी वाले, ये फादर कौन से वाले हैं आप जानते हो ना, जो आपके प्रीस्ट होते हैं वो वाले। तो मतलब इनके पास, मोनेस्ट्रीज के पास बहुत ज़्यादा पावर थी और ये लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पावर थी, इससे पहले और कोई पावर नहीं थी। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पावर थी क्योंकि इसके एंड के बाद जो है और इससे इंग्लैंड में और बड़ी कोई पावर थी नहीं, तो मोनेस्ट्रीज के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। अब रिलीजियस बिल्डिंग है, सोचो ना, पावर तो होगी। अब लोग किस साइड अट्रैक्ट होते हैं? सबसे ज़्यादा रिलीजियस के टूवर्ड्स, राइट? तो इस वजह से पावर बहुत ज़्यादा थी मोनेस्ट्रीज के पास। तो इस वजह से राजा नहीं चाहता था कि जो पावर है वो डिवाइडेड हो, या वो नहीं चाहता था कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई और हो। तो इस वजह से उसने क्या किया, जो मोनेस्ट्रीज थी इसको एंड करवा दिया। मोनेस्ट्रीज का एंड करवाना ये नहीं कि बिल्डिंग जाके तोड़ देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्डिंग जाके तोड़ देना इज़ नॉट अबाउट एंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। एंड ऑफ मोनेस्ट्रीज का ये मतलब है कि जो पावर थी, पावर वो जो है ना जिनके हाथ में थी, उनसे लेकर राजा के पास ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, मोनेस्ट्रीज वैसी रहेंगी, बस पावर बदल गई। पावर किसके हाथ में आ गई? राजा के हाथ में। ठीक है, सिंपल। दूसरा बड़ा कारण क्या है मोनेस्ट्रीज का एंड करवाने का, वो देखो। अनदर रीजन वाई हेनरी वॉज बेंट ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनेस्ट्रीज वॉज द फेबुलस वेल्थ द मोनेस्ट्रीज पोजेस्ड। अब पावर इतनी ज़्यादा है तो वेल्थ भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दूसरा बड़ा कारण हेनरी का ये था कि उसने क्यों डिस्ट्रक्शन किया मोनेस्ट्रीज का, क्योंकि मोनेस्ट्रीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। ठीक है, तो अब जब पावर एंड करवाई जाएगी मोनेस्ट्रीज की, तो जो वेल्थ है वो किसके पास ट्रांसफर होगा? राजा के पास, क्योंकि पावर जब राजा के पास ट्रांसफर हो रही है तो जो वेल्थ है वो भी तो राजा के पास ही ट्रांसफर होगी, राइट? तो इस वजह से उसने डिस्ट्रक्शन किया मोनेस्ट्रीज का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पावर डिवाइडेड हो, पावर किसी और के पास और वेल्थ भी किसी और के पास जमता रहे। ठीक है, वो चाहता था कि सारी पावर उसके पास हो, वेल्थ भी सारा उसी के पास हो। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोनेस्ट्रीज हेल्प्ड हेनरी टू मीट हिज फाइनेंशियल नीड्स। और जब उसने डिस्ट्रक्शन किया मोनेस्ट्रीज का, मीन्स जो पावर थी उसका एंड किया, तो सारा का सारा पावर उसके पास आ गया, और जो फाइनेंशियल नीड्स के लिए उसका पैसा था, वेल्थ था, वो भी उसको मिल गया। ठीक है, क्योंकि अब जब पावर ट्रांसफर हुई तो पैसा भी ट्रांसफर होगा, जैसा बताया भी मैंने। तो जो पैसा ट्रांसफर उसके पास हुआ तो उससे जो फाइनेंशियल नीड्स थी, मीन्स जो भी काम काज है, अब राजा का काम बहुत सारा होता है, अलग अलग लोगों को उसे पेमेंट देनी होती है सर्विसेज के लिए, तो वो जो फाइनेंशियल नीड्स था वो उसका कंप्लीट मतलब फुलफिल हो रहा था उन वेल्थ से। ठीक है, मतलब अच्छा खासा उसके मज़े मज़े राजा के। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हुआ? थॉमस क्रॉमवेल की मदद से। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट। तो ये सबसे पहला काम थॉमस क्रॉमवेल ने किया कि राजा की मदद की मोनेस्ट्रीज का एंड करवाने में। ठीक है, राजा के हुए बल्ले बल्ले। अब नेक्स्ट देखो, क्रॉमवेल का दूसरा क्या काम था? क्रॉमवेल, द लिंक बिटवीन किंग एंड द पार्लियामेंट। जो क्रॉमवेल थे ना, इनका काम जो है राजा के साथ भी था, इनका काम पार्लियामेंट के साथ भी था। अभी जो पार्लियामेंट होती है इसका काम क्या होता है? लॉज बनाना, नियम कानून बनाना। ठीक है, तो नियम कानून जब बनाती थी पार्लियामेंट, ठीक है, मिनिस्टर जब बनाते थे, दूसरे जो लोग बनाते थे नियम कानून, तो क्रॉमवेल का काम होता था उन सब चीज़ों को चेकआउट करना कि सही है या गलत। ठीक है, राजा के साथ तो वो काम करते ही थे, साथ ही साथ पार्लियामेंट का भी हाथ बटाते थे एक तरीके से बोले तो। ठीक है, When the Reformation, Parliament was passing acts one after another, curtailing the power of the Pope, Thomas Cromwell did all his best to help Henry. अब यहाँ पे जो अनदर है और ये कर्टेलिंग है, ये दोनों अलग शब्द है, बस मिसप्रिंट होके सेम सेम बैठ गए हैं। ठीक है, अलग अलग लिखना इन्हें। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखो पहला जो लिखा हुआ है लाइन, वो कहते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा ना कि मोनेस्ट्रीज का एंड करवाया गया, तो जब ये करवाया गया तो इसके लिए लॉ लाना पड़ेगा ना पहले, कि ट्रांसफर करना है पावर को, वेल्थ को ट्रांसफर करना है राजा के पास, तो उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा पहले। तो जब पार्लियामेंट क्या कर रही थी? रिफॉर्मेशन ला रही थी, बदलाव ला रही थी। रिफॉर्मेशन का मतलब जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, कोई भी परिवर्तन लाना, दैट इज रिफॉर्मेशन। तो पार्लियामेंट जब पास कर रही थी एक्ट्स, मीन्स लॉज पास कर रही थी एक के बाद एक, ताकि पोप की पावर को क्या किया जाए? खत्म किया जाए, तो थॉमस क्रॉमवेल ने अपनी पूरी मदद करी राजा की कि जो पावर है वो राजा के हाथ में आ जाए, जो वेल्थ है वो राजा के हाथ में आ जाए। ठीक है, पूरी मदद की उनकी, ये लिखा हुआ है। इनफैक्ट क्रॉमवेल वॉज द लिंक बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। हम क्या बोल सकते हैं कि क्रॉमवेल का जो है
लिंक था किसके बीच, राजा और पार्लियामेंट के बीच, वो लिंक बना के चलते थे, किंग की भी मदद करते थे, पार्लियामेंट की भी मदद करते थे। Cromwell carefully examined the draft of the bills before these were presented before the parliament. Cromwell हमेशा केयरफुली चीज़ों को चेक करा करते थे, जो भी बिल्स पास होते थे ना। देखो अब क्या होता है ना कि आपको कोई भी लॉ लाना है, तो लॉ लाने के लिए ऐसा नहीं कि आपने लिखा और वो लॉ बन गया और पूरा देश उसको मानेगा, नहीं। सबसे पहले एक बिल आता है, एक बिल पास होता है, उस बिल को फिर चेक करके फिर पार्लियामेंट तक पहुँचाया जाता है ना। अब जैसे हमारे यहाँ पे तो इस टाइम पीरियड में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वो चेक करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर लोकसभा ने बोला ठीक है, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा ने बोला ठीक है, तब जाके किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, फिर वो साइन करके लॉ पास कर देंगे, बिल को पास कर देंगे, वो लॉ बन जाएगा। लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा ही होता था, पार्लियामेंट थी, ठीक है, मतलब अलग अलग हाउसेज हुआ करते होंगे, और फिर जो है राजा के पास या फिर पार्लियामेंट जो है लॉज बनाती थी, ठीक है। तो अब कोई बिल पास हुआ है कि ये नियम बनाने हैं, ये बिल पास हुआ है, ठीक है, कि ये नियम लाने हैं, तो ये जो बिल पास हुआ है इसको ना क्रॉमवेल बहुत अच्छे से चेक करते थे, इस बिल को, कि ये ठीक है या नहीं, कोई गलती है या नहीं, क्योंकि गलती होगी तो दोबारा से फिर बोलेंगे ठीक करो, मिस्टेक सुधारो, लेकिन अगर गलती नहीं होगी तो फिर आगे जाके पार्लियामेंट तक पहुंचा देंगे। तो पार्लियामेंट में पहुंचने से पहले जो बिल पास होता था उसको केयरफुली चेक करने का काम क्रॉमवेल का था। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि कोई भी गलती ना हो, फॉल्टलेस ड्राफ्टिंग हो, ठीक है, ड्राफ्टिंग कैसी हो, फॉल्टलेस, कोई भी गलती ना हो। दिस वॉज an important job as a safe passage of the bills required faultless drafting with all the official formalities complete. तो सिंपल सा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई भी लॉ पास करना होता था तो जो बिल होता था उसको चेक करने का काम कौन करते थे, क्रॉमवेल बहुत अच्छे से उस बिल को चेक करते थे, कोई भी गलती है या नहीं, और फिर जाके पार्लियामेंट के पास पहुंचाते थे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे फॉल्टलेस ड्राफ्टिंग हो रही है, कोई भी गलती नहीं हो रही। तो इससे सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, वो इस तरीके से क्रॉमवेल क्या करते थे, कंप्लीट किया करते थे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक में हमने समझा कि राजा की मदद करते थे और साथ ही साथ पार्लियामेंट की भी मदद करते थे। कैसे, तो भाई जो भी बिल्स होते थे उनको चेक करने का काम ये अच्छे से करते थे ताकि फॉल्टलेस ड्राफ्टिंग हो। अब सी पॉइंट क्या कहते हैं, देखो, एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज बाय क्रॉमवेल ने क्या किया, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी थी, उनके कामों को क्या किया, इंक्रीज किया, बढ़ाया, मतलब अच्छा किया, गवर्नमेंट को जो सिस्टम था उसको थोड़ा और इन्हेंस किया, अच्छा किया। कैसे करेंगे, गवर्नमेंट को जाके क्या बोलेंगे कि भाई अच्छे से काम करो, ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, वो सिस्टम लाएंगे, अलग अलग सिस्टम लाएंगे जिससे कि फ़ायदा पहुंचे, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी अच्छी हो, ठीक है। तो वो सिस्टम वो लाए, कौन कौन से थे अब देखते आगे। वन कैन हार्डली डिनाई दैट क्रॉमवेल वॉज एन एफिशिएंट मैन। अब देखो कोई कैसे ही मना कर सकता होगा कि क्रॉमवेल अच्छे नहीं थे, क्रॉमवेल काम से तो बहुत ही अच्छे एफिशिएंट मैन थे। वन कैन हार्डली डिनाई मतलब कोई ऐसा होगा मुश्किल से ही जो कि कहेगा कि भाई क्रॉमवेल अच्छे नहीं थे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि वो एक एफिशिएंट मैन थे, अपने काम के हिसाब से हम देखें तो एक एफिशिएंट मैन थे वो, ठीक है, अच्छे इंसान थे काम के पर्सपेक्टिव से। ही डेफिनेटली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हेनरीज गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, हेनरी की गवर्नमेंट जो थी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। कैसे, वो देखो, इट वॉज ही हु क्रिएटेड द ट्रेडिशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंग्लैंड। ये वही थे, थॉमस क्रॉमवेल, जिन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विस जो है यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इंग्लैंड में स्टार्ट करवाए। इससे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले स्टार्ट हुए थे ये चाइना में, उसके बाद इंग्लैंड में किसने स्टार्ट करे, थॉमस क्रॉमवेल ने। यानी कि अगर आपको कोई भी सर्विस ज्वाइन करना है गवर्नमेंट की तो उसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, एग्जामिनेशन होगा आपका, अगर अच्छा आपने स्कोर किया तो ही आपको वो पोस्ट मिलेगी। तो आपको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, आपके कैपेबिलिटी को देख के, और वो कैपेबिलिटी कैसे देखी जाएगी, आपकी एग्जाम्स के थ्रू। तो ये इंग्लैंड में स्टार्ट किसने किए, थॉमस क्रॉमवेल ने, ठीक है। तो अगर किसी को भी अपॉइंट होना है तो सबसे पहले एग्जाम्स देने पड़ेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवी काउंसिल वॉज ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ क्रॉमवेल। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, दूसरा काम था प्राइवी काउंसिल का। ये जो था ना, ये प्राइवी काउंसिल एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके का गवर्नमेंट पार्ट है, तो ये भी इन्हीं का क्रिएशन है, इन्होंने स्टार्ट करवाया था प्राइवी काउंसिल, ओके। क्रॉमवेल हिमसेल्फ वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्रॉमवेल खुद क्या होते थे, कोऑर्डिनेटर होते थे, हिस्सा होते थे गवर्नमेंट के सारे एक्टिविटीज़ का। सरकार जो भी एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म करती थी काम, तो उसमें हिस्सेदारी किसकी होती थी, क्रॉमवेल की। क्रॉमवेल सब कुछ अच्छे से चेकआउट करते थे, ठीक है।
सो दोस्तों आई होप आपको ये जो क्रॉमवेल ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई किंग हेनरी 8 के अंडर में वो आपको समझ आई होंगी। दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉमवेल से रिलेटेड वो है फॉल ऑफ क्रॉमवेल, यानी कि क्रॉमवेल का फॉल कैसे हुआ। फॉल मीन्स गिरने वाला फॉल नहीं है, फॉल मीन्स कि अब मतलब वो काम कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ ठीक से चल रहा था, अब खत्म कैसे हुआ क्रॉमवेल का टाइम पीरियड, ठीक है वो। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना कि हेनरी के इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए क्रॉमवेल ने, ठीक है, लेकिन हेनरी ने क्या किया बदले में उनके साथ, राजा ने उनके साथ बदले में क्या किया वो आपको देखने को पता चलेगा, क्या अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया। तो देखो हेनरी 8 रियली स्पीकिंग वॉज नॉट अ रिफॉर्मर ऑफ रिलीजन, रेदर ही वॉज बेसिकली अ कंजर्वेटिव। तो अगर हम राजा की बात करें, राजा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कोई रिफॉर्मर नहीं थे रिलीजन के, मीन्स वो अपने रिलीजन में कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, वो कोई रिफॉर्मर नहीं थे, उन्हें बदलाव नहीं पसंद थे। वो क्या थे, वो एक कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी विचारों वाले आदमी थे। कंजर्वेटिव समझ रहे हो ना, पुरानी सोच विचार वाले आदमी, इन्हें कोई भी रिफॉर्मेशन ये सब नहीं पसंद था। ये राजा के बारे में बताया गया है। अब ये बताया क्यों गया है वो रिलेट करता है आपका आगे फॉल ऑफ क्रॉमवेल से, इस वजह से। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट वॉज टू सर्व हिज पर्सनल इंटरेस्ट दैट हेनरी सीवियर रिलेशन विद द पोप ऑफ रोम एंड द रोमन कैथोलिक चर्च, but this did not mean that he had become a Protestant renouncing the Catholic religion। अब इसमें बता रहे हैं कि राजा अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है, मतलब वो थोड़े से क्या थे, सेल्फिश पर्सन थे, ठीक है। हेनरी की अगर बात करें हम, राजा तो वैसे सेल्फिश ही होते हैं, बट हेनरी 8 जो थे बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते थे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के, मतलब अगर उन्हें कुछ अच्छी चीज़ लग रही है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से तो वैसा वो करते थे, वैसे वो बदल लेते थे अपना रूप, ठीक है। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते थे, हेनरी जो है रिलेशन रखते थे, किसके साथ रिलेशन रखते थे, पोप ऑफ रोम के साथ और रोमन कैथोलिक चर्च के साथ, ठीक है। तो इनका रिलेशन मतलब रिलेशन रखते थे मीन्स फ्रेंडशिप रखते थे, बातचीत अच्छे से करते थे, बातचीत इनकी अच्छे से थी, क्यों, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पैसा या फिर कोई भी ऐसा पावर मिलेगा इनसे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है वो रिलेशन में रहते थे इनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो क्या है, वो एक प्रोटेस्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो एक प्रोटेस्टेंट है जो कि कैथोलिक रिलीजन को रिनाउंस कर रहे हैं। अब क्रिश्चियन रिलीजन में भी दो सेक्ट्स हैं आपके, एक तो है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथोलिक, है ना। तो अब यहाँ पे इतना आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा होगा तो आप सिंपल सिंपल सा जैसा लाइन में दिया हुआ है इतना समझ लो कि जो राजा थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते थे, वो अपने रिलेशन रखते थे पोप ऑफ रोम और रोमन कैथोलिक चर्च के साथ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो प्रोटेस्टेंट है जो कि कैथोलिक रिलीजन को रनाउंस कर रहे हैं। ओके, सिंपल। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, ऑन द अदर हैंड। अब अगर हम बात करें क्रॉमवेल की, ये तो हमने राजा की बात की कि राजा एक क्या है, कंजर्वेटिव माइंड के आदमी है। क्रॉमवेल क्या है, क्रॉमवेल वॉज एसेंशियली रिफॉर्मर। जैसे राजा रिफॉर्मर नहीं है, राजा कंजर्वेटिव है, क्रॉमवेल ठीक उसका उल्टा है, अपोजिट है। क्रॉमवेल क्या है, एक रिफॉर्मर है, वो बदलाव लाना चाहते थे, ठीक है, उन्हें बदलाव लाने थे, लिबरल माइंडेड थे ये थोड़े। एज अ रिफॉर्मर क्रॉमवेल हेल्प्ड इन वेरियस वेज द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म। स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। देखो अब क्योंकि वो रिफॉर्मर थे तो क्रॉमवेल ने अलग अलग तरीकों से मदद की स्प्रेड करने में प्रोटेस्टेनिज्म को, ठीक है। प्रोटेस्ट पहले लिखोगे प्रोटेस्ट, फिर लिख दोगे एंटिज्म, ठीक है। देखो ऐसे तोड़ तोड़ के आपको याद करना है, एक तो आप लिखोगे प्रोटेस्ट, ठीक है, ये हो गया प्रोटेस्ट, और एक हो जाएगा एंटिज्म, ANTISM, एंटिज्म, तो ये बन गया प्रोटेस्टेनिज्म। तो वो क्योंकि रिफॉर्मर थे तो वो क्या चाहते थे, वो बदलाव लाना चाहते थे, तो इस वजह से वो प्रोटेस्टेनिज्म को क्या करते थे, स्प्रेड करते थे वेरियस वेज से, मतलब अलग अलग तरीके थे उनके, तो उसके थ्रू क्या कर रहे थे, प्रोटेस्टेनिज्म को स्प्रेड कर रहे थे वो। सी पॉइंट देखो, हाउएवर एट दिस जंक्चर हेनरी वंस अगेन इंटेंडेड टू चेंज हिज अनअट्रैक्टिव वाइफ। इनफैक्ट किंग फेल इन लव विद कैथरीन हॉवर्ड हु केम फ्रॉम अ ग्रेट कैथोलिक फैमिली। अब यहाँ अगर हम बात करें हेनरी की, तो उनकी पहली जो वाइफ थी अब वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, अब उन्हें दूसरी शादी करनी थी। इनफैक्ट राजा को प्यार हो गया था किससे, कैथरीन हॉवर्ड से। ये इनसे दूसरी शादी करते कैथरीन हॉवर्ड से, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, कैथोलिक फैमिली से, ग्रेट कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। अब देखो पहले तो राजा कैथोलिक रिलीजन को वो नहीं मानते थे, है ना, पहले नहीं मानते थे कैथोलिक रिलीजन को, लेकिन अब क्योंकि इन्हें प्यार हो गया कैथरीन हॉवर्ड से तो अब इन्हें इनसे शादी करनी है, तो अब ये क्या करेंगे, कैथोलिक फैमिली को, क्योंकि इन्हें अपना
जो है इनके साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे अब, क्योंकि कैथरीन हॉवर्ड से शादी करनी है। तो भी कैथोलिक रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, उसकी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा, उसको रिलीजन को मानने लगेंगे। ठीक है, तो देखो ये मतलब हेनरी क्या है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये इनका नेचर चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हेनरी को अब अपनी पहली बीवी पसंद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने दूसरी शादी की कैथरीन हॉवर्ड से, ठीक है, जो कि ग्रेट कैथोलिक फैमिली की है। दिस फैक्टर राउज कंजर्वेटिज्म इन हेनरी एंड इन अ सेंस बिकम इंक्लाइन टू कैथोलिक रिलीजन। अब ये जो चीज़ थी, ये चेंज हुई इनकी कंजर्वेटिज्म। हेनरी जो है कंजर्वेटिव थे, हमें पता है, लेकिन अब क्योंकि इन्हें इनसे शादी करनी थी, तो इस वजह से कंजर्वेटिज्म को इन्होंने क्या किया, टाटा बाय बाय बोला, और इस तरीके से ये जो है क्या हुए, ये कन्वर्ट हो गए, मतलब इंक्लाइंड हो गए किसकी तरफ, कैथोलिक रिलीजन की तरफ इनका झुकाव हो गया, कैथोलिक रिलीजन को मानने लगे। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट। This decided the fate of Cromwell, for he favored Protestantism while Henry now inclined to Catholicism. In such a situation, King Henry accused Cromwell of treason and condemned him even without a hearing. After a brief period of 3 months, Thomas Cromwell was beheaded. अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे राजा अलग इसको मान रहे हैं, क्रॉमवेल अलग इसको मान रहे हैं। क्रॉमवेल प्रोटेस्टानिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, और ये जो है कैथोलिज्म को कर रहे हैं राजा। तो इस वजह से दोनों का जो था माइंड चेंज हो गया। इस सिचुएशन में राजा ने क्या किया, अब राजा को तो क्या था भाई, जो उसके फेवर में होगा, जो उसके चीज़ों को मानेगा, वही राजा को पसंद आएगा। जो उसके थोड़ा सा अलग चला गया बात से, तो फिर वो क्या करेगा भाई, सजा देगा, है ना। तो किंग हेनरी ने क्या किया, क्रॉमवेल पे ट्रीजन का आरोप लगा दिया, देशद्रोह का आरोप लगा दिया कि हमारे देश के लिए खतरा है, ये कुछ साजिश करेगा हमारे देश के लिए। तो ट्रीजन के केस में उसे क्या कर दिया, जेल में रख दिया। और विदाउट अ हियरिंग मीन्स उनकी सुनवाई भी नहीं हुई कि भाई वो अपने, मतलब अगर किसी को अगर आप एक्यूज बोल रहे हो तो उसे जेल में डालोगे तो उसकी सुनवाई भी तो होगी, उसकी गवाही ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विदाउट हियरिंग उन्हें डाल दिया गया जेल में। और फिर 3 महीनों बाद, 3 महीनों के अंदर, 3 महीने में क्या किया गया, थॉमस क्रॉमवेल को बिहेडेड कर दिया गया, मीन्स उनका सर काट दिया, मीन्स उनको मार दिया गया। ठीक है, सो आई होप आपको फॉल ऑफ क्रॉमवेल भी समझ आया होगा, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, इंटेलेक्चुअल बेसिस ऑफ द अर्ली मॉडर्न स्टेट। अब हमारे स्कूल में तो ये टॉपिक कट करवा दिया गया, आपके अगर नहीं करवाया होगा तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी समझा देती हूँ। ठीक है, अभी तक जो हमने समझा ना वही सब इसमें लिखा हुआ है, पता है, देखो कुछ भी नहीं है इस वाले टॉपिक में। इंटेलेक्चुअल बेसिस ऑफ अर्ली मॉडर्न स्टेट, अर्ली मॉडर्न स्टेट मीन्स अब देखो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, जैसे न्यू मोनार्कियल सिस्टम आया, है ना। तो अब पहले जो स्टेट हुआ करते थे उससे थोड़ा डिफरेंट हटके अब स्टेट बन रहे हैं, यानी नए बन रहे हैं, अर्ली मॉडर्न स्टेट जिसे नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि बदलाव आ रहे हैं, रिफॉर्मेशन आ रहा है, तो इस वजह से। तो क्या क्या इंटेलेक्चुअल बेसिस थे अर्ली मॉडर्न स्टेट के, मीन्स अर्ली मॉडर्न स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी नई नई चीज़ें थी जो कि उसमें थी स्टेट में। तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू मोनार्की, देखो न्यू मोनार्की से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, दैट एमर्ज्ड इन द 16th सेंचुरी। तो न्यू मोनार्की कब एमर्ज्ड हुआ था, 1600 शताब्दी में, 16th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये 2 एस्पेक्ट्स न्यू मोनार्की के हैं जो कि हम देखते हैं। पहला एस्पेक्ट देखो क्या है, द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल क्रिश्चियन वर्ल्ड वॉज शार्पली डिक्लाइनिंग। फॉर इंस्टेंस द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोनार्कियल पावर दैट हैड स्टार्टेड इन इंग्लैंड अंडर हेनरी 7। अब यहाँ पे देखना, वहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा वो किंग हेनरी 8 थे, ठीक है, और ये है हेनरी 7, यानी हेनरी 8 से पहले जो राजा थे वो थे हेनरी 7, वॉज फर्दर्ड बाय हिज सक्सेसर हेनरी 8, है ना। तो इन राजा के बाद कौन बने, हेनरी 8, यानी इनके सक्सेसर कौन हुए इनके, हेनरी 8। Henry VIII even brought England out of the control of the Pope of Rome and established independent Church of England. तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन आप देख सकते हो, सिंपल सा यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो आइडिया था यूनिवर्सल क्रिश्चियन वर्ल्ड का वो अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज़ी के साथ डिक्लाइन हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पीरियड में पूरा यूनिवर्सली क्रिश्चियन वर्ल्ड बना हुआ था यूरोप में। ठीक है, सब लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने मोनेस्ट्रीज को मानते थे, उसकी पावर बहुत ज़्यादा सुप्रीम थी। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल क्रिश्चियन वर्ल्ड था अब वो जल्द से जल्द क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जो आइडिया था यूनिवर्सल क्रिश्चियन वर्ल्ड का वो क्या हो रहा है, शार्पली डिक्लाइन हो रहा है, देखा जा रहा है तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके जगह पे क्या आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है मोनार्कियल पावर का, मीन्स मोनार्कियल पावर अब बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि मोनेस्ट्रीज की पावर एंड करवा दी तो अब क्या आएगी, मोनार्कियल पावर आएगी, है ना। तो डेवलपमेंट हो रहा है मोनार्कियल पावर का और यूनिवर्सल क्रिश्चियन वर्ल्ड खत्म हो रहा है। तो ये जो मोनार्कियल पावर था, जो डेवलपमेंट हो रहा है मोनार्कियल पावर का, यूरोप में हुआ पूरे, तो इंग्लैंड में ये स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड में कैसे स्टार्ट हुआ, हेनरी 7 के अंडर में। हेनरी 7 के अंडर में इंग्लैंड में ये मोनार्कियल पावर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि फर्दर आगे चलता रहा हेनरी 8 में भी।
हेनरी एट ने जो है क्या किया, हेनरी एट ने तो पोप ऑफ रोम की जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया। पोप ऑफ रोम जो थे उनका जो कंट्रोल था इंग्लैंड पर, उसकी पावर को ख़त्म करके एक स्टैब्लिश चर्च बनाया इंग्लैंड का। मीन्स अब जो पावर है पोप के पास नहीं रहेगी, किसी मोनास्ट्रीज के पास नहीं रहेगी, एक इंडिपेंडेंट चर्च होगा इंग्लैंड में। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी ये जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो मोनास्ट्रीज का पावर था, पोप का जो पावर था, वो सब खत्म हो गया। अब किसकी पावर है, मोनार्कियल पावर है, राजा के पास पावर है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो बी पॉइंट, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द पीरियड मे बी डिस्क्राइब्ड एज द मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म। तो इस समय में हम क्या देख सकते हैं, इस समय में हम देख सकते हैं न्यू मोनार्कियल सिस्टम हम देख सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म को। मीन्स मोनार्की होगी, राजा के पास पावर होगी, और एब्सोल्यूटिज्म मीन्स उसी के पास होगी, पावर किसी के पास डिवाइडेड नहीं होगी, सारी की सारी पावर राजा के पास ही होगी। ठीक है, दिस मेंट सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट किस टाइप की हुई, गवर्नमेंट आपकी किस टाइप की हुई, सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल फॉर्म हुई। 3 शब्द है, एक एक करके पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज्ड मीन्स एक के पास ही पावर होगी। ठीक है, बटेगी नहीं पावर, एक के पास ही होगी। पावर किसके पास होगी सेंट्रलाइज्ड में, राजा के पास, सारी पावर राजा के पास होगी। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स पावर डिवाइड नहीं होगी। मोनार्कियल मीन्स राजा, तो मतलब सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल। सिंपल शब्दों में सारी पावर राजा के पास और किसी के पास नहीं। फॉर प्रीवियसली towards the end of the Middle Ages, the king needed absolute power in order to suppress the forces of disorder and enemies of peace. अब वो ऐसा मिडल एजेस का एंड जब होता है, ठीक है, मिडल एजेस का जो टाइम पीरियड था वो एंड होता है और नया टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें राजा जो एब्सोल्यूट पावर चाहता था, बहुत ज़्यादा पावर वो चाहता था, एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, क्यों चाहता था, वो चाहता इसलिए था ताकि वो जो भी बुराई है, जो भी पीस के एनिमीज़ है, मीन्स शांति के जो भी दुश्मन है, उन सबको ख़त्म करने के लिए, जो भी बुराई है उसको ख़त्म करने के लिए, सप्रेस कर दबाने के लिए वो ये पावर चाहता था कि भाई मेरे पास ही जब पावर होगी तो मैं जो है डिसीजन लेके क्या करूँगा, ये जो भी बुराई है इसको ख़त्म कर। होता इसका उल्टा है, वो कहते हैं ऐसा है कि भाई हमें तो बुराई ख़त्म करनी है, ठीक है, इस वजह से पूरी पावर चाहिए, लेकिन होता कुछ है इनका अलग। क्या भाई, पावर इनके पास होगी, वेल्थ इनके पास होगी, तो मज़े तो ये करेंगे ना। अब देखो जो भी है लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ दैट एब्सोल्यूट पावर फाउंडेशन ऑफ नेशनल स्टेट्स कुड हैव नॉट बी स्ट्रेंथेंड। It was in this process that new monarchies came to be established in England, Portugal, Spain, France, etc. देखो क्या बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ दैट एब्सोल्यूट पावर मीन्स अगर एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी तो नेशनल स्टेट्स का फाउंडेशन नहीं हो पाएगा। अगर नेशनल स्टेट्स का फाउंडेशन करना है तो एब्सोल्यूट पावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही स्ट्रेंथन करेगी नेशनल स्टेट्स को बनने में। ठीक है, और कहते हैं कि इस प्रोसेस में ये जो नया मोनार्कियल सिस्टम जो बना था, न्यू मोनार्कीज जो स्टैब्लिश हुई थी, वो कहाँ हुई थी, तो पूरे यूरोप में हुई थी, अलग अलग जगह पे, जैसे इंग्लैंड में हुई, अभी हमने इंग्लैंड का देखा एग्जाम्पल किंग हेनरी एट के टाइम पीरियड का, है ना, तो इंग्लैंड में हुई, फिर पोर्टुगल में हुई, स्पेन में हुई, फ्रांस में हुई, तो इन सब जगहों पे और भी सारे देश है जहाँ पे ये जो है न्यू मोनार्की वाला सिस्टम आया था, स्टैब्लिश हुआ था। ओके, द पॉलिटिकल थिंकर्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, निकोलो मैकियावेली और थॉमस मूर, ये जो टॉपिक है इसमें से आपका या तो 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछेंगे निकोलो मैकियावेली और थॉमस मूर के बारे में। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बोलेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में बताओ और थॉमस मूर के बारे में, तो या तो 3 नंबर में पूछ लेंगे या तो 4 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द थिंकर्स हु लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स और मोनार्कीज, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर निकोलो मैकियावेली एंड थॉमस मूर। Both of them were closely connected with the new monarchies. Besides, both knew the world of public affairs from their personal experience. They had also a clear understanding about what practical shape the absolute power of the national monarchs would take. क्या लिखा हुआ है इसमें, बोलते हैं कि जो थिंकर्स है उन्होंने ही इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्या किया है, बनाया है न्यू स्टेट्स का, जो नए स्टेट्स बन के आ रही है, जो नई मोनार्कीज बन के आ रही है ना, जो ये जो न्यू मोनार्की वाला सिस्टम आया है, तो उसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए कि किस तरीके से बनाना है, चीज़ों को किस तरीके से करना है, तो उसके लिए जो थिंकर्स हैं उन्होंने फाउंडेशन किया है इस चीज़ का, वो लाए हैं इस चीज़ को, थॉट्स को वो लाए हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट आपके थिंकर्स कौन कौन है, निकोलो मैकियावेली और थॉमस मूर। ठीक है, इन दोनों को ही जो है न्यू मोनार्कीज़ के बारे में पता है, मतलब इससे ये कनेक्टेड है, न्यू मोनार्कीज़ जो सिस्टम है ना उससे ये दोनों ही बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। दोनों को ही पब्लिक अफेयर्स के बारे में पता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कि कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। इन्हें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कि कैसे एब्सोल्यूट पावर
होनी चाहिए, कैसे नेशनल मोनार्क्स जो है होंगे, सब कुछ इन्हें अच्छे से पता है। तो इस वजह से इन्होंने अपने जो है आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है, अबाउट न्यू मोनार्की। तो उसी को हम पढ़ेंगे अभी। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकोलो मैकियावेली से, ठीक है। तो ये आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इस बुक से भी लिख सकते हो, कल्याण चौधरी की ये बुक है। और अगर आपके पास दूसरी बुक है या गाइड है तो उससे भी आप लिख सकते हो, जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा लिखना, ठीक है। निकोलो मैकियावेली वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन एंड अ पॉलिटिकल थिंकर। तो दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1527 में, ठीक है। तो ये इटली के रहने वाले थे, तो ये इटालियन स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन मीन्स पॉलिटिशियन आप बोल सकते हो, राजनेता, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल थिंकर भी ये थे, ओके, सोच विचारक भी ये थे, ठीक है। तो ये उस समय पैदा हुए थे इटली में, जिस समय इटली जो है ना एक यूनिफाइड नहीं थी, यूनाइटेड नहीं थी, वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटी हुई थी, ठीक है। इटली जो आज जैसा आप देखते हो इटली, वैसी वो इटली पहले नहीं हुआ करती थी। पहले वो प्रोविंसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, भाग बने हुए थे, अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिसको अलग अलग राजा जो है रूल करते थे, ठीक है। आज जो आप इटली देखते हो पूरी यूनिफाइड है, ठीक है, बटी नहीं है, लेकिन उस समय बटी हुई थी। तो जब टुकड़ों में बटी हुई थी ना, तो झगड़े वगैरह होते रहते थे, अलग अलग साजिशें होती थी, सब कुछ होता था। तो निकोलो मैकियावेली ने सब कुछ देखा हुआ था, तो इस वजह से इनका माइंडसेट जो है थोड़ा सा अलग है। इनका माइंडसेट अभी हमें समझ आएगा पढ़ते से, कि ये साजिश की बात करते हैं, ये बात करते हैं अबाउट के जो वीकनेस है लोगों की, उसको हमें पकड़ के काम करना चाहिए, तो इससे हम कर पाएंगे। राजाओं को, ये जो प्रिंसेस है उन सबको वो क्या कर रहे हैं, बताते हैं कि भाई इस तरीके से रूल मत करो। रूल कैसे करना है भाई? लॉयन की तरह, ठीक है, अपने बारे में सोचो, सिर्फ किसी के बारे में मत सोचो। ये सारे इनके पॉइंट्स थे। अभी देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैकियावेली सर्व्ड एज अ हाई ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में जब जो रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस था, वहाँ पे उन्होंने जो एक हाई ऑफिशियल के पोस्ट में, मतलब जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, तो उसमें इनके एक पोस्ट थी, हाई ऑफिशियल पोस्ट, तो उसमें इन्होंने काम भी किया था, ठीक है। तो फ्लोरेंस में भी ये काम किए हुए थे इन्होंने हाई ऑफिशियल के रूप में। सम टाइम लेटर ही वॉज एक्साइल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो कुछ टाइम बाद जो है इनको एग्जाइल कर दिया गया, मीन्स निकाल दिया गया, साजिश के संदेह में उन्हें निर्वासित कर दिया, ठीक है। मीन्स उनको काम से निकाल दिया, उस जगह से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कुछ साजिश कर रहे हैं, उन्हें उन पे क्या हो रहा था, संदेह हो रहा था, ये कुछ गलत करने वाला है, ऐसा कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बट उन्हें लग रहा था। तो उनके अलग अलग अपने जो है, इसका भी अलग से अगर हम बात करने जाएंगे तो उसका अलग से फिर आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ऐसा कुछ सिलेबस में ये सब नहीं, हमें टॉपिक के पीछे पढ़ना हमें पूछा भी नहीं जाएगा, तो इतना हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, ठीक है, जितना ज़रूरत है, क्योंकि फिर ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपका दिमाग फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल शब्दों में निकोलो मैकियावेली के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो इटालियन स्टेट्समैन थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने फ्लोरेंस में भी काम किया था एज अ हाई ऑफिशियल, फिर बाद में उनको निकाल दिया गया साजिश के संदेह में, ठीक है। सब्सटिक्वेंटली हाउएवर ही वॉज रिस्टोर्ड टू द सेम पोजिशन। हिज बेस्ट नोन वर्क इज द प्रिंस। इनकी जो बुक का नाम है, जो कि इनकी बेस्ट नोन वर्क है, जिसके लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, दैट इज द प्रिंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंस है, ये बुक इन्होंने लिखी थी, किसने? निकोलो मैकियावेली ने। दिस वॉज अ ट्रेटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट। अब ये जो ट्रेटाइज मीन्स ये जो बुक है, ये किसके ऊपर है? स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, कि स्टेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में इसमें बात की गई है इस प्रिंस बुक में, ठीक है। मैकियावेली इंसिस्टेड ऑन रियल लाइफ रेदर देन द आइडियल स्टेट्स ड्रीम्ड बाय द स्कॉलर्स। मैकियावेली क्या इंसिस्ट करते हैं कि जो रियल लाइफ है उसके बारे में देखो, जो सच्चाई है उसको पकड़ो, ठीक है, ना कि जो स्कॉलर्स जो इमेजिन करते हैं, जो ड्रीम करते हैं कि स्टेट से इतना अच्छा होना चाहिए, स्टेट में सारे लोग इतने अच्छे होने चाहिए, जैसा स्कॉलर्स लोग ड्रीम करते हैं ना, वैसा मत सोचो, रियलिटी को सोचो, रियलिटी को सोचकर आप काम को करो। वो रियलिटी में विश्वास करते थे, वो ड्रीम में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, कि जो यूटोपिया बना के चलते हैं कि इतना अच्छा स्टेट होगा, ऐसे सारे लोग होंगे स्टेट में, रूलर बहुत अच्छा होगा, इन सबको वो नहीं मानते थे। मैकियावेली सॉ नो गुडनेस इन मैन एंड वुमेन। उन्हें किसी में भी अच्छाई नहीं दिखती थी, ना तो मैन में ना वुमेन में। इंस्टेंट ही एम्फेसाइज्ड ऑन देयर वीकनेस, ग्रीड एंड शॉर्टकमिंग्स। इसके अलावा वो क्या देखते थे? वो उनकी वीकनेस को, ठीक है, उनकी जो भी कमज़ोरियाँ है, उनकी जो लालच है, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स है, जो भी है प्रॉब्लम्स, तो उन सबको वो एम्फेसाइज करते थे। कहते थे
कि लोगों की जो वीकनेस है, उनकी जो कमज़ोरी है, ग्रीड, उनका जो लालच है, उनकी जो शॉर्टकमिंग्स, जो भी थोड़ी बहुत बुराइयां हैं, उन सब का फ़ायदा उठाना चाहिए। किसको? राजा को। ही एडवाइज द प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन जो राजा है, वो एडवाइस करते थे उन्हें टू टेक एडवांटेज ऑफ द ह्यूमन वीकनेस टू गेन, मेंटेन एंड यूज़ पावर। अगर तुम्हें पावर को यूज़ करना है, उसको मेंटेन करके चलना है, उसको पाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें लोगों की वीकनेस को, उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा, लोगों की जो कमज़ोरियाँ है उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। उसी से फिर तुम क्या कर पाओगे? पावर को गेन कर पाओगे, उसको चला पाओगे और उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो वो राजा को ये सलाह देते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, सेल्फ इंटरेस्ट अलोन वुड डिक्टेट द एक्शंस ऑफ द प्रिंसेस। वो प्रिंसेस को क्या बोलते थे? उनके अकॉर्डिंग मानना था कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, दूसरों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। मैकियावेली इंसिस्टेड दैट अ रूलर मस्ट नॉट फॉलो सिसरोस एडवाइस टू एक्ट लाइक अ मैन रादर देन एन एनिमल। मैकियावेली ये भी कहते हैं रूलर्स को कि तुम्हें सिसरो के एडवाइस को नहीं मानना चाहिए। सिसरो आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने समझाया है आपको, जिसमें सिसरो कहते हैं कि हमें जो है लोगों को जो है बताते हैं किस तरीके से करना है, राजाओं को बताते हैं पोलाइट वे में, अच्छे से सबको रहना है, स्टेट चलाना है, गवर्न करना है, वो जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कहते हैं नहीं वैसा मत करो, एक इंसान की तरह एक्ट मत करो, रेदर देन एन एनिमल, एनिमल की तरह करो। रूलर्स को समझाते हैं कि इतना पोलाइट होने की तुम लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है तुम्हें? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैकियावेली वांटेड अ रूलर टू इमिटेट द फेरोसिटी ऑफ अ लॉयन इफ ही और शी वांटेड टू सर्वाइव। इसके विपरीत मैकियावेली क्या चाहते हैं? मैकियावेली चाहते हैं कि एज अ रूलर, अब वो राजा हो या रानी हो, एज अ रूलर उन्हें जो है लॉयन की फेरोसिटी को मान के चलना चाहिए। फेरोसिटी मीन्स वायलेंस। जिस तरीके से लॉयन वायलेंस करता है ना सब पर, लॉयन क्या होता है? जंगल का राजा। वो किसी को छोड़ता थोड़ी है, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसा मतलब जब उसे खाना होगा, शिकार करना होगा तो वो उसका कर लेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक वैसे ही लॉयन की तरह एक राजा को होना चाहिए। उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तभी वो जो है क्या कर पाएगा? अपने पावर को कायम रख पाएगा। ठीक है, तो अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे लॉयन के वायलेंस को ही अपनाना पड़ेगा, लॉयन की तरह ही बनना पड़ेगा। He also believed that despotism with ultimate powers provide better government to the people than any form of government. उनके द्वारा ये माना जाता है, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि डेस्पोटिज्म ही जो है, डेस्पोटिज्म समझ रहे हो ना, मीन्स क्रूअल पावर जो है, राजा क्रूअल हो बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, किसी के बारे में ना सोचे, डेस्पोटिज्म जो है उसे कहा जाता है क्रूअल जो किंग होता है। डेस्पोटिज्म हो, साथ ही साथ अनलिमिटेड पावर हो राजा के पास, उसकी पावर में कोई भी रोकथाम ना हो, कोई भी रोकथाम ना लगा सके। तो ये जो टाइप की गवर्नमेंट है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोगों के लिए। इसके अलावा उन्हें कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद नहीं थी, उन्हें डेस्पोटिज्म विद अल्टीमेट पावर्स, ये वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद थी। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी है या रिपब्लिक है, ये सब बेकार है, ये सब कुछ भी नहीं है, इस तरीके से लोगों को हम नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। हमें अगर करना है तो डेस्पोटिज्म विद अल्टीमेट पावर ही एक सही तरीका है लोगों को चलाने का। ठीक है, तो ये राजाओं को वो सिखाते, मतलब उनको एडवाइस करते। Many dictators after the Middle Ages followed the advice given by Machiavelli in his The Prince. तो बहुत सारे डिक्टेटर्स थे मिडल एजेस के बाद, जो डिक्टेटर्स आए उन्होंने मैकियावेली के एडवाइस को फॉलो किया, जो कि मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में दी थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पता चलता है? मैकियावेली जो है उनका आपको नेचर समझ आएगा, मतलब जो उन्होंने बोला, एडवाइस किया राजाओं को, इससे आपको उनका नेचर समझ आ रहा होगा कि किस तरीके का उनका सोच था। ठीक है, पहला सोच तो ये कि वो जो है किसी भी इंसान, औरत में, मतलब आदमी में, किसी में भी अच्छाई नहीं देखते थे। रेदर वो क्या देखते थे कि भाई उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स है, उसका जो ग्रीड है, उसी का हमें क्या करना है? फ़ायदा उठाना है। ठीक है, उसी का हमें फ़ायदा उठाना है और इस तरीके से हमें अपने पावर को क्या करना है? गेन करना है, मेंटेन करना है और यूज़ करना है। एक लॉयन की फेरोसिटी यूज़ करनी चाहिए राजा को, यानी लॉयन की तरह उसको वायलेंस यूज़ करना चाहिए अगर उसे सर्वाइव करना है। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानते थे? डेस्पोटिज्म विद अल्टीमेट पावर्स। ठीक है, रेदर देन डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं थॉमस मूर के बारे में। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है MOORE मूर। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आ सकता है, अच्छे से समझना। ठीक है, तो अब अगर इनकी बात करें थॉमस मूर की, तो इनकी बिल्कुल ही डिफरेंट अपोजिट पर्सनालिटी है एज कम्पेयर टू निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली में हमने देखा उनकी क्रूअल पर्सनालिटी के बारे में, हमने समझा कैसे, तो जो भी वो उन्होंने बताया है प्रिंसेस को, जो राजा है उन सभी को जो एडवाइस दिया है,
उनकी थिंकिंग से हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्रूअल पर्सनालिटी थी उनकी, है ना। लेकिन सर थॉमस मूर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पर्सनालिटी से हमें, उनके थिंकिंग से हमें पता चलता है कि वो एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल स्टेट चाहते थे जिसमें राजा भी अच्छा हो, क्योंकि राजा अच्छा होगा तभी जो सोसाइटी है वो ऑर्डर्ड मैनर में रह पाएगी और लोग भी अच्छे हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सर थॉमस मूर, जिनका जन्म हुआ था 1478 में और डेथ हुई थी 1535 में। सर थॉमस मूर वॉज एन इंग्लिश स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। ठीक है, तो जब भी आप निकोलो मैकियावेली या सर थॉमस मूर के बारे में बोल रहे हो, या सिसरो के बारे में, या एरिस्टोटल के बारे में, सोक्रेट्स के बारे में, तो जितने भी आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ना, इनका अगर आपको डेट मेंशन दिया हुआ है बुक में, तो आपको भी अगर आंसर में आप मेंशन करोगे अपना, तो ये अच्छा आपको इम्पैक्ट देगा आपके आंसर्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसमें जब आपको दिया जाएगा लिखने के लिए इनके बारे में, तो आप इनके बारे में डिटेल में लिखोगे ना कि इनका जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है, उस हिसाब से। तो सर थॉमस मूर जो कि इंग्लिश स्कॉलर थे और एक स्टेट्समैन थे, मीन्स राजनेता। ही हेल्ड अ सीरीज ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। उन्होंने बहुत सारे काम किए, बट लाइक मैकियावेली ही वॉज फोर्स टू रिजाइन एंड वॉज इम्प्रीजन। ठीक उसी तरीके से इन्हें भी मैकियावेली की तरह ही, जैसे मैकियावेली को जो है साजिश के संदेह में उन्हें रिज़ाइन करवा दिया गया था उनके काम से, फिर उन्हें इम्प्रीजन कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक उसी तरीके से थॉमस मूर को भी साजिश के संदेह में रिज़ाइन करवा दिया गया उनके काम से और उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, लेटर ऑन ही वॉज बीहेडेड, और बाद में जाके आगे चल के उनको बीहेडेड मीन्स मार दिया गया। ठीक है, ही ओड हिज रेपुटेशन लार्जली टू हिज ट्रीटाइज यूटोपिया। इनका जो ये जो रेपुटेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से बना है? इनकी बुक जो इन्होंने लिखी थी, यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया बुक है इनकी बुक का नाम, ध्यान रखना। निकोलो मैकियावेली की बुक का नाम क्या है? प्रिंस। ठीक है, और सर थॉमस मूर की बुक का नाम है यूटोपिया। तो इनके बुक की वजह से इनको जाना जाता है। मोर कॉइन द वर्ड यूटोपिया। अगर हम बात करें यूटोपिया, ये जो वर्ड है ये कैसे आया है, तो यूटोपिया का मतलब होता है नो प्लेस। अ नेम ही गेव टू द आइडियल स्टेट, इमेजिनरी वन। यूटोपिया का मतलब होता है कि वास्तविकता में वो चीज़ है ही नहीं, वैसी जगह है ही नहीं। ठीक है, इमेजिनरी, जैसे होता है ना कि सिंड्रेला का घर, सिंड्रेला का कैसल, बारबीज, ये सब जो हम सोचते हैं, ये सब रियलिटी में थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ हम काल्पनिकता होती है हमारी, हम इमेजिन करते हैं उसको, तो उसे यूटोपिया बोलते हैं। ठीक वैसे ही जो सर थॉमस मूर थे ना, वो भी एक आइडियल स्टेट को इमेजिन करते थे, एक ऐसा स्टेट जो कि है ही नहीं रियलिटी में, लेकिन वो उसको इमेजिन करते थे। इमेजिनरी वन है वो, आइडियल स्टेट था उनके अकॉर्डिंग, जिसमें सभी लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहे, राजा बहुत अच्छा हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, तो ऐसा स्टेट वो चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी बुक यूटोपिया में इस तरीके के आइडियल स्टेट को मेंशन किया है। लेकिन ये जो स्टेट है ये प्रेजेंट नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, सोचने वाला है। ठीक, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सच स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन द यूटोपिया, पब्लिश्ड इन 1516। तो ये बुक यूटोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1516 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे यूटोपिया और ये जो पब्लिश हुई थी इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है वो भी, जैसे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके के स्टेट का कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट का जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, तो वो यूटोपिया में मेंशन किया गया है एक आइडियल स्टेट के बारे में, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो ये पब्लिश कब हुई थी बुक? 1516 में। मूर डिड नॉट हेजिटेट टू मेक इट क्लियर दैट इन राइटिंग द ट्रिटाइज ही ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम प्लेटोज रिपब्लिक। तो जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी यूटोपिया, ठीक है, इसमें साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो राइटिंग इन्होंने लिखी है, इस ये जो ट्रिटाइज उन्होंने लिखी है, इसको लिखने के पीछे इसका इंस्पिरेशन इन्हें कहाँ से मिला है, किससे मिला है? तो कहते हैं कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उनसे इन्हें इंस्पिरेशन मिला है अपनी बुक यूटोपिया लिखने का। तो इस चीज़ को बताने में उन्होंने कोई भी शर्म नहीं की, हेजिटेट नहीं किया, उन्होंने साफ साफ बताया कि ये जो यूटोपिया है ये लिखने के पीछे इंस्पिरेशन मुझे प्लेटो की रिपब्लिक बुक से मिला है, प्लेटो से मिला है। ओके, Moore, unlike Machiavelli, favored an ideal state in which all citizens lived a pious life. According to Moore, only a perfectly ordered society, not a rudderless prince as like Machiavelli, could give man a good life. तो जैसा भी मैंने बताया ना, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है थॉमस मूर का निकोलो मैकियावेली से। मूर चाहते थे एक आइडियल स्टेट, वो फेवर करते थे एक आइडियल स्टेट को जहाँ पे सारे सिटीजन शांति की लाइफ को जिए। ठीक है, मैकियावेली की तरह नहीं। ठीक है, अनलाइक मैकियावेली मीन्स मैकियावेली की तरह नहीं कि क्रूअल जो है स्टेट हो जिसमें क्रूअल राजा हो। ठीक है, सारे जो लोग हैं अच्छे से ना रह पाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे, वो एक आइडियल स्टेट चाहते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मूर, मूर के अकॉर्डिंग क्या था? परफेक्टली ऑर्डर सोसाइटी होनी चाहिए, एक बेहतर समाज होना चाहिए जहाँ पे प्रिंस भी
क्या हो, क्रूअल ना हो। रदलेस का मतलब होता है क्रूअल, ठीक है। नॉट अ रदलेस मीन्स क्रूअल ना हो राजा, ठीक है। जैसा मैकियावेली चाहते थे कि कैसा रूलर होना चाहिए, रदलेस होना चाहिए, क्रूअल होना चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा रूलर ना हो, क्योंकि अगर अच्छा रूलर होगा तभी हर एक इंसान को एक गुड लाइफ मिल पाएगी, एक अच्छा जीवन मिल पाएगा, शांति से सब रह पाएंगे, एक अच्छा सोसाइटी होगा, ठीक है। तो ऐसा जो वो सोचते थे ना, तो एक तरीके से इमेजिनरी हो गया ये, क्यों? क्योंकि ऐसा राजा मिलना तो बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। और सोसाइटी पूरी परफेक्ट रहे ऐसा भी सोचना मतलब मुश्किल ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये यूटोपिया इन्होंने लिखा था, यानी इमेजिनरी वन, जो कि ऐसा सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा सबको एडवाइस देते थे कि ऐसा होना चाहिए, ये उनका मानना, तो ये उनकी थिंकिंग थी। अब लोगों ने क्या किया वो तो लोगों का है, बाकी इनकी थिंकिंग ऐसी थी कि एक आइडियल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।